हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल एचआर के रिएक्शंस पे। इट्स रिक एंड विद दैट नोट टुडे विल बी रिएक्टिंग टू ए वीडियो। हाँ, उससे पहले आप सभी को प्रणाम और सत श्री अकाल। विद दैट नोट आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इट्स अबाउट इंडिया को मुगल्स ने कुल मिलकर कितना लूटा। हाउ मुगल्स लूटेड इंडिया। इट्स रियली सैड स्टोरी गाइज, बट लेट्स सी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। और हिस्ट्री को हमें जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए एंड सही हिस्ट्री नेक्स्ट जनरेशन को बताना भी चाहिए। वी शुड नॉट हाइड दैट टाइप ऑफ थिंग्स आउट देयर। सो विद दैट नोट 1 2 3 एंड लेट्स स्टार्ट गाइस। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आप जानते हो 16वीं शताब्दी में भारत माँ की गोद में उसके 74 लाख बच्चों ने घुट कर अकाल में दम तोड़ दिया था। लेकिन शाहजहां, जिनके जंग पर जंग और बदले की आग ने सारी धरती को बंजर बनाया था, उन्होंने अपनी ही प्रजा को बचाने और अकाल से मरे लोगों के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए ही दिए थे। और अगर ये कीमत आपको ज्यादा लग रही है तो आपको ये बता दूं कि 1 लाख रुपया शाहजहां की बेगम के साल भर के खर्चे का सिर्फ और सिर्फ 10% था। वाह यार, वाह। और इसके अलावा अगर हम डेटा के मुताबिक बात करें ना, तो भी 15वीं शताब्दी में मुगलों के आने से पहले भारत दुनिया की जीडीपी में 28.9% मुगलों के आते ही भारत की जीडीपी 24.5% पर ड्रॉप हो गई और मुगल राज खत्म होने तक ये जीडीपी 16% हो गई। यानी हमारे भारत में पैसे तो थे, लेकिन मुगलों के राज में वो पैसे हमारे नहीं थे। और धीरे धीरे करके ये मुगल हमारे भारत को खोखला कर रहे थे, जिससे भारत की जीडीपी साल प्रति साल गिरती जा रही थी। पर आखिर सोने की चिड़िया माने जाने वाले हमारे वतन के सोने के पंखों को एक एक करके इन मुगलों ने कैसे नोच फेंका। आखिर क्यों ये मुगल भारत के लोगों पर राज भी कर रहे थे और भारत के ही लोगों को लूट भी रहे थे। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये रोमांचक वीडियो टाइटल्ड मुगल्स कुल मिलाकर इंडिया से कितना लूट कर गए। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं भारत की मिट्टी में भारत के बेटों का खून नाले की तरह बहने वाले बाबर से, जिसे भारत की मिट्टी इतनी नागवारा थी कि उसने खुद को भारत की मिट्टी में ही दफन करने के लिए भी इनकार कर दिया। पर शायद उसे भारत के मिट्टी से ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि इस मिट्टी से निकले सोने चांदी और जवाहरातों से ही तो बाबर का शाही खजाना जो भरता था, वही खजाना जो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर और दिल्ली के शाही तख्त पर बैठकर हासिल किया। अब हुआ ये था ना कि जब बाबर को दिल्ली की हुकूमत मिल गई थी, तो सबसे पहले बाबर ने दिल्ली के खजाने को लोगों में लुटाना शुरू कर दिया। पर यहाँ पर आता है कैच, भारत के लोगों में नहीं, बल्कि बाबर ने खजाना सिर्फ मुसलमानों पर ही लुटाया। जैसे समरकांड, खुरासान, मक्का और मदीना, ऐसी कई जगहों पर धर्म के नाम पर बाबर ने दिल्ली के खजाने को लुटाया और फिर उज़्बेकिस्तान का वो हिस्सा जो आज ताजिकिस्तान और जिंजियांग है, वहाँ अपने रिश्तेदारों को भर भर के तोहफे में हीरे और जवाहरातों से लाट दिया। यही नहीं, अपने सेना और प्रजा पर भी बाबर ने इतना खजाना, मतलब वो जितने भी कंट्रीज बोल लो, मक्का, मदीना, बाबर की वजह से इंडियन मनी लगा हुआ है। फिर भारत के खजाने और वो लोग बोलते हैं काफिर होकर बाबर ने भारत में रुकने का फैसला किया, जिससे भारत के लोग जैसे सुल्तानों की हुकूमत में कभी इनसे ज्यादा जाहिल लूटे जाने के डर से और कभी अपनी इज्जत खो देने के डर से जी रहे थे, उसी तरह उन्हें मुगलों की हुकूमत में भी जीना पड़ा। और जैसे मैंने बताया, हमारा भारत इन मुगलों के आने से पहले 28.9% की जीडीपी वाला देश था, पर इसके आते ही हमारी जीडीपी ड्रॉप होकर 24.5% पर आ गई। लेकिन उस समय तक भी हमारे भारत की जीडीपी पूरे दिमाग से पैदल से फिर भी ज्यादा थी। पर अभी तो मुगलों का राज असल में बाकी था। आने वाले समय में भी बाबर के वंश भारत को कैसे लूटते गए, ये जानने के लिए आगे की कहानी सुनिए। तो फ्रेंड्स, बादशाह अकबर का नाम किसने नहीं सुना है? मुगलों के इतिहास को देखा जाए, बाबर का पोता हुमायूं का बेटा अकबर ही वो बादशाह था जिसने भारत के लोगों को अपना मानकर उनके लिए कदम उठाए। जैसे अकबर ने औरतों के लिए सती हो जाने की प्रथा का विरोध किया था, विधवा औरतों की दूसरी शादी करवाई थी, सारे धर्मों को एक करने के लिए एक नया धर्म तक बनाया था, और हिंदुओं से लिए जाने वाले टैक्स को माफ करने वाला भी तो अकबर ही था। लेकिन ये फैक्ट शायद आपको हजम ना हो, बट एक तरफ भारत के लोगों के लिए इतना कुछ करने वाले अकबर ने भी भारत को लूटा था, भारत के लोगों का खून बहाया था। जैसे कि सन 1568 में चित्तौड़गढ़ पर अकबर ने बिना किसी की परवाह किए 30,000 राजपूतों को खत्म कर देने का आदेश दिया। पर ये सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ था, बल्कि बार बार हुआ था। जहां अकबर ने जितनी जंगें लड़ी, उनमें ऐसे ही लोगों की लाशें के पहाड़ खड़े। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनमो के बारे में बताऊंगा।
ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज और यूएस डॉलर्स, यूरोज वगैरह भी आपको 90% प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी समय के साथ। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मैं एक 700 रुपीज का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा सा रुकता हूँ। मेरा फोरकास्ट सही निकला। ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है और आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपका डिपॉजिट सीधा डबल हो जाएगा। यानी कि जैसे आपने 400 का टॉपअप किया तो आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनेमो डाउनलोड कीजिए, फालतू के पैसे हुए 65,000 रुपीस पाइए, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप एक्सपीरियंस्ड होगे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। लेकिन आप फ्रेंड्स ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपका कैपिटल रिस्क पर होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बायनेमो को डाउनलोड कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया, अकबर ने हिंदुओं के तिरादकार को भी माफ करवाया, लेकिन मुसलमानों के लिए तो तिरादकार माफ करने के साथ हज जाने के लिए खुद ही शाही खजाने से पैसे दिए जाते थे। और उन दिनों हर साल कम से कम 15,000 यात्री हज के लिए मक्का जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सन 1576 में आगरा से जाने वाले मुगल हज कारवान के साथ उस जमाने में कितनी बड़ी कीमत थी, ये आप इस बात मैंने से कुछ और ही उस जमाने में रथ चलाने वालों को महीने भर के 3.5 रुपए मिलते थे और एक बाल काटने वाले को सिर्फ 50 पैसे मिलते। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मुगल राज के बादशाह अपनी राजधानी भी आए दिन बदलते रहते थे। जैसे अकबर ने अपने समय में पुराने मुगल के किलों को गिराकर नया शहर बनवाया था, जिसे बनाने में 16 साल लग गए और सालाना आने वाला रेवेन्यू का 10% खर्च वहाँ पे होता था। और ये पैसे आए कहाँ से? तो जाहिर सी बात है, ये पैसा मुगलों ने भारत से ही तो लूटा था। और 16 साल बाद जब आगरा फिर से बनकर खड़ा हो गया, तो अकबर ने 1572 में गुजरात को जीतने के बाद एक और एक नया कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, फतेहपुर सीकरी का। पर सिर्फ अकबर ही क्यों, अगर हम अकबर के बेटे जहांगीर की बात करें तो उसने भारत में 12 सालों की हुकूमत की थी, लेकिन इन सालों में उसने आगरा से दिल्ली, दिल्ली से फतेहपुर में कई बार अपनी राजधानी बदली, जिसकी वजह से सिर्फ पैसे ही नहीं गए पर उसकी खुद की हुकूमत ही खतरे में आ गई। और अब जरा उस इंसान के भी बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से भारत का आगरा इतना फेमस है। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ताजमहल को बनाने वाले बादशाह शाहजहां की, अकबर के बेटे की। अब इनकी तारीफ में और कुछ कहने से पहले बात करते हैं सन 1628 की, जब शाहजहां बादशाह बन चुके थे और उन्होंने पर्शियन न्यू ईयर नवरोज की खुशी में एक बड़ी दावत रखी थी, जिसमें सारे राजघराने शामिल थे और वहाँ पर उन्हें तोहफे और पदवियां दी जाती थी। और यहाँ पर शाहजहां ने अपनी सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल को तोहफे में 50 लाख रुपए दिए थे और वहीं अपनी बेटी जहानारा को 20 लाख रुपए दिए थे। अब इस रकम का कंपैरिजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 50 पैसा उस समय के नाई की मंथली इनकम हुआ करती थी, यहाँ पर लाखों में खेला जा रहा है। लेकिन अब चलते हैं 2 साल आगे, जब भारत के गोलकोंडा, अहमदनगर, गुजरात और मालवा के कुछ हिस्सों में भयंकर अकाल आया, जिसने 74 लाख लोगों को मौत की खाई में ढकेल दिया। उस समय शाहजहां जो अपनी बेगम पर 50 लाख उड़ा रहे थे, उन्होंने अपनी आवाम के लिए क्या किया? यस, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने अकाल से अफेक्टेड लोगों को बस 1 ही लाख रुपए दिए। सबको, हाँ, एक जन को नहीं, सबको मिला जुला के। पर सबसे बड़ी बात क्या है आपको पता है? वो ये है कि इन जगहों पर जो अकाल आया था ना, वो शाहजहां खुद की वजह से आया था, जिसने साउथ वेस्ट और सेंट्रल इंडियन राज्यों से लड़ाई की थी और वहाँ के सारे फसलों और खेतों को बर्बाद कर दिया। मतलब मुगल इंडिया में बस तो गए थे, लेकिन हमारी मुसीबतों में और हमारी परेशानियों में कुछ खास हेल्प नहीं किया, अगर हम शेयर फिगर्स की बात करें। और बात भी जायज है, दूसरे देश के लोग थे, हमारे देश के लिए क्या ही कर लेते। भारत की सेवा करने थोड़ी ना आए थे, मेवा खाने आए थे। अपनी शान और शौकत, आराम और हैरम्स में ही वो मशरूफ रहे। इसके साथ ही अगर हम आज के ताजमहल की बात करें तो उस वक्त के शाही खजाने में से ही तो पैसे लेकर ताजमहल और पीकॉक थ्रोन बनवाया गया था। और ये पीकॉक थ्रोन कोई ऐसा थ्रोन नहीं है, इतना खास है। इसकी खासियत इसी बात से पता चलती है कि आज जिस कोहिनूर के हीरे को अपने ताज में लगाया ना, वो इसी थ्रोन में जड़ा हुआ था। और अगर एंगस मैडिसन नामक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट की हम बात करें तो 15% से 18% 62% रेवेन्यू सिर्फ। और बाय द वे, अगर आपको पता नहीं कि पीकॉक राजा कॉस्ट वो समय क्या था, वेल, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसमें 1150 किलोग्राम्स गोल्ड था और 230 किलो प्रीशियस स्टोन्स थे।
और इस एक सिंहासन अकेले की वैल्यू वो समय 1 करोड़ रुपए थी। और आज के तारीख में इसकी वैल्यू कितनी होती है अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आज होती थी 5.5 बिलियन रुपीस, यानी कि रफली 740 मिलियन डॉलर्स। अब यार एक सिंहासन को इतना भी क्या चमकाना, दिस इज क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी। यही सेम चीज ताजमहल के साथ भी किया गया था और उस समय ताजमहल भी बनाया गया था कुछ 3.2 करोड़ रुपीस में। अब फ्रेंड्स ये एस्टिमेटेड प्राइसेस है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट ये डेफिनेटली बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें थी। यही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर की एक स्टूडेंट ने हिस्टोरिकल फैलेसीज नाम की एक रिपोर्ट में ये पाया कि शाहजहां के काल में सालाना जुटाया गया 36.5% रेवेन्यू 68 राजकुमारों को दिया जाता था और वहीं पर 25% रेवेन्यू 587 मंत्रियों को, यानी अगर हम इन फिगर्स को ऐड करें मतलब 62% रेवेन्यू बस सिर्फ 665 लोगों पर खर्च किया जाता था, राजकुमारों और मंत्रियों पे, और बाकी का बचा कुचा 38% करोड़ों लोगों में। बाकी की आवाम को खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब होगा या नहीं, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं थी। जबकि मुगलों के पास ये सारे धन दौलत भारत के लोगों के द्वारा ही भरे हुए टैक्सेस से आते थे, क्योंकि उस वक्त मुगलों के सालाना जमा होने वाले रेवेन्यू का 90% कंट्रीब्यूशन तो टैक्सेस से ही आता था। लेकिन इतिहास के पन्ने पलटकर अगर देखें तो औरंगजेब को मुगलों का वो बादशाह माना जाता था जो भारत का सबसे बड़ा दानी था, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं किया, बल्कि महादानी का एक खिताब उसे सन 1661 से 1667 तक पर्शिया के राजकुमार बल्ख, बुखारा, उरगंज, शहरी नऊ, टर्किश गवर्नर बसरा की वजह से मिला था, जिनके ऊपर औरंगजेब ने 7 साल में 3 मिलियन यानी कि 30 लाख रुपए पानी की तरह उड़ा दिए। और ये सिर्फ इसीलिए था ताकि ये राजकुमार तोहफों के चकाचौंध में खो जाए और खोकर औरंगजेब की काली करतूतों को भूल जाए। वही काली करतूत जो उसने अपने ही पिता और अपने भाई बहुत ही बुरा। और आज के दौर में ट्रू इंडोलॉजी के एक डेटा के मुताबिक औरंगजेब ने अपनी हुकूमत के 6 सालों में 70 लाख रुपए कई मुस्लिम देशों में भेजे थे, जो उस समय इंग्लैंड की टोटल रेवेन्यू से 2 गुना ज्यादा बड़ा अमाउंट था। और भारतवासियों का इतना पैसा लुटाने के बाद बदले में औरंगजेब को शायद ही कभी इस्लामिक रेलिक्स के अलावा कुछ और मिला हो, लेकिन इसके लिए औरंगजेब ने कभी भी कुछ नहीं किया। पर अगर गलती से भी किसी भारत के किसान से टैक्स भरने में जरा सी भी देर हो जाती तो उसे उस दौर में मौत तक की सजा हो सकती। पर भारत के लोगों का खून पसीना चूसने वाले औरंगजेब ने भारत के लिए आखिर क्या बनाया? कुछ भी नहीं। मगर सिर्फ औरंगजेब ही क्या, मुगलों की पूरी हुकूमत में मुगलों ने भारत के लिए क्या बनाया? मेरा मतलब है लोगों के लिए ना रास्ते बनवाए, ना नहरें बनवाई, ना कॉलेजेस बनवाए, तो आखिर किया क्या? बाकी सभी ने क्या किया ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, पर औरंगजेब ने स्पेसिफिकली बिल्कुल, क्योंकि इस बादशाह ने कई लाख हिंदुओं को मारकर उन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा दिया। और इतना कम नहीं था, जो औरंगजेब ने भारत के कल्चरल इंस्टीट्यूशंस और हजारों मंदिरों का नामो निशान मिटाया। और कई हिस्टोरियंस का तो ये तक कहना है कि साउथ इंडिया की तरह नॉर्थ इंडिया में बड़े-बड़े ऊंचे मंदिर इसीलिए नहीं है, वीडियो खत्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वीडियो बना रहे हो ना सिर्फ मुगलों ने हमारे भारत को, तो आप किसी की भी विदाउट नोइंग द हिस्ट्री of the country, why you will do tarif of that person? I don't understand. There's so much followers out there, so many people are watching you, so उससे तो गलत इंप्रेशन जाता है ना लोगों की तरफ कि आप हिस्ट्री को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। What else I would say to this man out there? At the same time मुगलों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उन्होंने पैसा लुटाया, सही बोला, पैसा लुटाया और देश को कभी उतना डेवलप ही नहीं किया। पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो काफी सारे वो लोग टर्किश थे और लोग बिल्कुल नहीं थी। आज भी आप उन कंट्रीज पे चले जाओ तो जानवरों की तरह ही रहते हो, they are just animals in human form। ना एडुकेशन है उनके पास, ना कुछ है, ना तालीम है, ना कुछ है, सिर्फ इस्लाम का नाम जपते रहते हैं। ना जाने क्या उनके परवरदिगार ने बोल दिया था, बस इस्लाम इस्लाम जपते रहो और दुनिया पे क्या बोलते हैं, लोगों को कत्ल करते रहो। That's it. What they have learned nothing। और मैं जो बोल रहा था आज नॉर्थ इंडिया इतना डिफरेंट क्यों है एक वीडियो पे, इट्स बिकॉज ऑफ दिस, द मुगल्स एंड द ब्रिटिश आर द मेन फैक्टर्स फॉर दिस। और उनको रिवॉल्व होके फिर से आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। हाँ, तमिल में नहीं था, साउथ में उतना नहीं था, इसलिए वो लोग बच गए। शुक्र
करना चाहिए हमें ऊपर वाले को कि उस जगह को रक्षा कर लिया उन लोगों ने, अदरवाइज वो भी जाता. सो वी आर थैंकफुल टू गॉड दैट प्लेस वे अनटच्ड. बट जो भी टेम्पल्स उन जगहों का डिस्ट्रॉय किया गया है, उनको नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ उस लेवल की तो हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन वी कैन ट्राई एटलीस्ट आवर बेस्ट to give a touch of this generation, I would say. So yeah, it's a sad reality guys, we can't do anything. लेकिन at the same time मैं ये भी कहूँगा, मुग़ल जो इतने साल तक राज किए, क्यों राज किए? It's because of the Hindu kings. उन्हीं के कारण से वो लोग इतने साल तक राज किए. अगर उन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया होता तो मुग़ल्स कभी भी सक्सीड ही नहीं कर पाते पूरे हिंदुस्तान में. उन लोगों ने अपना सर भी झुका लिया, अपना तलवार भी मैदानों पे घुसा लिया. दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई वी हैव लूस्ट. So many people have died because of them. These are the kings which should be tortured to death. उस समय में हम लोग होते तो हम तो वही करते बेटे. So yeah, history is history, we can't change it. But in future we should think a little more about it, that देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए हमें. That's the only thing what I could say from this video. जो उन राजाओं ने उस समय किया था उसके नतीजे में ही मुग़लों ने अपना शासन और साम्राज्य को इतना बड़ा किया. So yeah, I hope you guys have enjoyed the reaction guys. Don't forget to like, share and subscribe the channel, hit the bell icon. I'll see you on the next one. See you guys.